हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर कुछ प्रमुख खंडों पर चर्चा करेंगे जो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ ही चुका है, इसलिए रिवीजन किया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए। अगर अन्य किसी राज्य विशेष परीक्षा के अंतर्गत भी कोई सवाल बनता है तो हम उन खंडों को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। आज जो डिस्कशन रहेगा हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था खंड पर रहेगा, और भारतीय अर्थव्यवस्था चूंकि अपने आप में वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, इसलिए जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं रही होंगी हम उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो पिछले समय से अभी तक जो भी प्रमुख खबरें हैं, जो भी प्रमुख घटनाक्रम रहे हैं, उनसे जो जो की फैक्टर्स निकल करके आ सकते हैं, हम यहाँ पर उनको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आमतौर पर यूपीएससी की परीक्षाओं में जो अर्थव्यवस्था खंड से जो सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर स्टैटिक टॉपिक भी होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं वे भी उसमें अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा मेनली फोकस रहेगा कि अगर करंट अफेयर्स यानी कि जो समसामयिक घटनाएं हैं उनसे संबंधित कोई टेक्निकल टर्म अगर चर्चा में रहा हो, कोई विशेष खंड चर्चा में रहा हो, तो हम यहाँ पर उसको कवर कर सकें। तो पहली एक न्यूज़ से शुरू करते हैं, और न्यूज़ के अंतर्गत जो शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है वह रहा है स्विफ्ट प्रणाली यानी स्विफ्ट सिस्टम। तो स्विफ्ट सिस्टम क्या है और कैसे यह शुरू हुआ, खबरों में क्यों है। आप सभी को याद होगा कि रूस और यूक्रेन का संघर्ष काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, और जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो जो यूक्रेन के सहयोग में पश्चिमी देश जो मौजूद थे उन्होंने रूस की अर्थव्यवस्था पर कई तरह के सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए ताकि रूस पर एक दबाव बना सके कि वह यूक्रेन पर आक्रमण ना करे। लेकिन इन सैंक्शंस के अंतर्गत जो अमेरिका है, उसके यूरोपीय सहयोगी हैं, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, उन सभी देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था के साथ या फिर रूस के साथ व्यापार को कम कर दिया। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो सैंक्शन लगाया गया वह था स्विफ्ट प्रणाली का सैंक्शन, या फिर स्विफ्ट प्रणाली के अंतर्गत रूस को बाधित कर देना। तो अमेरिका और यूरोपीय आयोग यूक्रेन पर रूसी हमले के विरोध में रूस के कई बैंकों को स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से बाहर कर दिया गया। तो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि जो पश्चिमी देश हैं, अगर हम एक संदर्भ में देखें तो पश्चिमी देश क्यों रूस जैसे देश के ऊपर इस तरह का सैंक्शन लगाने की बात करते हैं, या फिर एक ऐसा प्रयास करते हुए दिखते हैं जब रूस अगर किसी देश पर आक्रमण कर रहा है तो ऐसे सैंक्शन के जरिए वे रूस को नियंत्रित करने का एक प्रयास कर रहे थे। ठीक, क्या है ये सिस्टम, कैसे काम करता है, इस पर हम बात करेंगे। हुआ क्या है, पहले कुछ खबर पर प्रमुख बिंदुओं को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद इस पूरे डिस्कशन पर इसको कवर करेंगे। तो रूस की जो करेंसी है रूबल, वो अपने रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंच गई है, और जो रूस के अंतर्गत विदेशी फंडिंग है उस पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं इस खबर के। स्विफ्ट से शुरू करते हैं। स्विफ्ट क्या है? तो स्विफ्ट का पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कोई एक देश किसी दूसरे देश के साथ जो वित्त या फिर फंड का हस्तांतरण है वह कर सकता है बहुत ही आसानी से। तो एक तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक, जिसके अंतर्गत विश्व के कई सारे देश, लगभग विश्व के 150 या 180 से ज़्यादा देश इससे जुड़े हुए हैं। तो जब पूरा बैंकिंग सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है तो ये जो सुविधा है ये एक व्यक्ति को या एक संस्था को किसी दूसरे देश में मौजूद व्यक्ति या संस्था तक वित्त हस्तांतरित करने में मदद करती है। कैसे करती है अभी हम देखेंगे। स्विफ्ट का मुख्यालय है बेल्जियम में, और पहली बार इस सुविधा की शुरुआत हुई थी 1973 में, एक तरह से इसको शुरू किया गया था। तो नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। 2012 में एक ओवरसाइट फोरम की स्थापना की गई थी, और इसका जो रेगुलेशन है वह यूरोपियन सेंट्रल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम और G10 के केंद्रीय बैंकों द्वारा किया जाता है। G10 चूंकि एक समूह है, ग्रुप ऑफ 10, उसमें ये सभी देश इसके सदस्य हैं। ठीक, तो जो स्विफ्ट सिस्टम है ये उपयोगकर्ता संस्थाओं और कंपनियों को एक यूनिक 8 अंकों का स्विफ्ट कोड या फिर एक बैंक पहचान कोड दिया जाता है। यानी कि जो भी व्यक्ति फंड हस्तांतरित करना चाहता है, एक उदाहरण से समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति पर्सन ए है, ये भारत में रहता है, इसका भारत के किसी बैंक में अकाउंट है, और ये इस पैसे को यहाँ पर
ब्रिटेन में स्थित किसी व्यक्ति को भेजना चाहता है, तो ये अपने अकाउंट नंबर और स्विफ्ट कोड, जो कि अभी हमने चर्चा की 8 अंकों का एक कोड है, उसको लेकर के बैंक के पास जाएगा और इसको बैंक को देगा किसी दूसरे देश के बैंक को पैसा भेजने के लिए। अब ये जो पैसा है ये एक स्विफ्ट जो कोड है उसके साथ ही अगले बैंक को भेजा जाएगा जो ब्रिटेन में मौजूद है। वो इस स्विफ्ट कोड की पहचान करेगा, बैंक की पहचान करते हुए अगले व्यक्ति को पैसा पहुंचा दिया जाएगा। तो यही एक सिस्टम था जिसके जरिए रूस को रोका गया है। तो रूस के अंतर्गत, चूंकि रूस गैस और तेल का एक बड़ा निर्यातक है, इस लिहाज से रूस का जो व्यापार है आंतरिक स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इसके अलावा जो विदेशी फंडिंग है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अब रूस पूरी तरह से लगभग आंतरिक जो उसके निवेशक है उस पर निर्भर हो गया है। तो जो सिस्टम है इस पूरे इसी कोड के जरिए संचालित होता है जिसे स्विफ्ट कोड कहा जाता है। तो एक तरह का यूनिवर्सल सिस्टम है और कुछ प्रमुख बातें इसमें दी हुई हैं। एक बात और कि जैसे अभी के लिए हम स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पहले एक सिस्टम जो उपयोग करते थे वो था टेलेक्स। तो काफ़ी पुराना था और काफ़ी धीमा था, इसलिए इस स्विफ्ट सिस्टम को लाया गया है। अभी जो चीन जैसे देश हैं वो स्विफ्ट की बजाय अपना खुद का एक पेमेंट सिस्टम उपयोग में लाते हैं। एक सवाल ये भी बन सकता है कि क्या स्विफ्ट इतना महत्वपूर्ण है कि रूस उसको एक तरीके से हटा नहीं सकता या प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है, चूँकि एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंतर्गत संचालित है, इसलिए इतना आसान नहीं है उस पूरी व्यवस्था को किसी तरह से बाईपास कर जाना या इतनी जल्दी कोई नई व्यवस्था बना लेना। ऐसा देखा गया था कि 2018 में जब ईरान को इस व्यवस्था से हटाया गया था तो ईरान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लगभग 30% की गिरावट आ गई थी। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर व्यवस्था है जहाँ पर 30% तक का विदेशी कारोबार ईरान का ठप हो गया था। तो स्विफ्ट सिस्टम से अगर कोई सवाल बनता है तो जो प्रमुख बिंदु हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं आप याद रखिएगा और सवाल में सही आप उसको टिक कीजिएगा। ठीक, चलिए अगली खबर है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की। क्या है SDF? तो RBI द्वारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी SDF की शुरुआत की गई है। यानी अब RBI मौद्रिक नीति के अंतर्गत तरलता को समायोजित करने के लिए SDF सुविधा लेकर के आया है, यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो RBI ने इसके लिए जो ब्याज दर तय की है वो है 3.75% और SDF को साल 2018 में RBI एक्ट की संशोधित धारा 17 के तहत पेश किया गया था। तो SDF क्या है, कैसे काम करता है, मौद्रिक नीति में किस प्रकार सहायक है। तो जब भी किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, तो जब तरलता बहुत अधिक बढ़ जाती है और मुद्रा स्फीति की स्थितियां बढ़ने लगती हैं, तब RBI इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करता है, यानी कि अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए एक उपकरण है। बैंकों को अपना अतिरिक्त फंड RBI के पास डिपॉजिट करने के लिए कोलेट्रल या सहायक प्रावधान की जरूरत नहीं होती। क्या है इस लाइन का मतलब? मान लीजिए कोई बैंक अपना धन RBI के पास जमा करता है। जाहिर सी बात है कि कोई भी बैंक RBI के पास जो धन जमा करता है उस पर वह ब्याज कमाता है, कुछ लाभ अर्जित करता है। उसी रेट को अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि 3.75% ब्याज दर है। लेकिन अगर ये जो धन जमा किया जा रहा है इसमें RBI इन बैंकों से कोई प्रतिभूतियों की डिमांड करे, तो हम इस ब्याज दर को, जिस ब्याज दर पर इस तरह के प्रतिभूतियों के साथ बैंक RBI में अपना धन जमा करते हैं, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और वहीं ऐसी एक व्यवस्था जहां पर किसी भी तरह का कोलेट्रल या फिर किसी भी तरह की प्रतिभूति की आवश्यकता ना हो, वहां पर इसको कहा जाता है SDF यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। यानी बिना कोलेट्रल के जो धन RBI के पास जमा किया जाता है, RBI उस पर ब्याज बैंकों को देता है, उसको कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो ये एक तरह से RBI पर बाध्यकारी कोलेट्रल रखने के प्रावधान को हटाकर जो मौद्रिक नीति है उसको संचालित करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। इसमें कुछ और भी बातें हैं कि कैसे ये किन चीज़ों से अलग है। तो SDF जो है चल निधि समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसे आप LAF के नाम से भी जानते हैं, या फिर एक जो फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट है उसकी जगह लेने के लिए आया है, एक तरह से उसकी जगह लेगा।
तो LAF क्या है? LAF के तहत एक तरीके से मौद्रिक नीति का ही एक ये भी हिस्सा है। तो LAF के अंतर्गत पुनर्खरीद वाले इंस्ट्रूमेंट जमा करा करके एक तरह से धन जमा किया जाता है। तो HDF में ऐसा नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी भी तरह की प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है। अब इसकी हम एक चीज़ और देखें, MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो MSF और HDF अब दोनों ही स्थायी सुविधाएं सप्ताह के सभी दिन पूरे साल उपलब्ध रहेंगी, क्योंकि इनके अंतर्गत जो व्यवसाय या फिर लेन देन किया जाता है वो ओवरनाइट के अंतर्गत किया जाता है। एक तरह की ओवरनाइट सुविधा है। अगर सवाल ऐसा कोई बन जाए ओवरनाइट सुविधा है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि ओवरनाइट सुविधा है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य चूंकि हमने डिस्कस किया कि मुद्रास्फीति जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, तो RBI एक तरह के टूल का इस्तेमाल करता है, जैसे हम रिवर्स रेपो रेट में देखते हैं। रिवर्स रेपो का मतलब है कि बाजार से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करना, लेकिन उसमें कोलेट्रल की आवश्यकता है। HDF में कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं है, और इसके अंतर्गत अभी के लिए जो 8.5 लाख करोड़ रुपए की लगभग अतिरिक्त तरलता बाजार में मौजूद है, उसको अवशोषित करना इसका लक्ष्य है। और प्रमुख लक्ष्य है मुद्रास्फीति यानी महंगाई को नियंत्रित करना। किसी भी अर्थव्यवस्था में जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा तरलता उपलब्ध होगी, ज़्यादा वित्त उपलब्ध होगा, तो उससे डिमांड ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और डिमांड बढ़ती जाएगी तो मांग जनित मुद्रास्फीति की स्थितियाँ बन जाती हैं। तो सिस्टम में तरलता अधिशेष के आकार को मौद्रिक नीति के मौजूदा रुख के अनुरूप स्तर पर बनाए रखना, यानी वर्तमान समय में जितनी आवश्यकता है उतना ही हम मुद्रास्फीति को बनाए रखें, क्योंकि मुद्रास्फीति कुछ स्तर तक होना भी अच्छा रहता है। तो HDF की जो दर है वो पॉलिसी रेट यानी रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट्स कम है, यानी 3.75 रखी गई है। ठीक, चलिए अगला है, RBI ने मास्टर कार्ड को भारत में बैन कर दिया है। तो मास्टर कार्ड क्या है? मास्टर कार्ड के जो बैन करने वाली बात है वो किस तरह से बैन किया है, किस अधिनियम के तहत ये जो व्यवस्था है संचालित होती है, इसको देखते हैं। तो RBI ने विदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क फर्म है मास्टर कार्ड, उसको भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। यानी कि जैसे हम अन्य कार्ड सिस्टम को जानते हैं, जैसे रुपे है या फिर वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, इसी तरह मास्टर कार्ड को इसमें बैन किया है। और इसके पहले भी अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब पर RBI ने बैन लगाया था। क्यों लगाया था, भी हम इसको देखेंगे। इस व्यवस्था से क्या प्रभाव पड़ा है ये इस खबर में ही बता दिया गया है कि इससे सरकारी तथा निजी क्षेत्र के कई बैंक प्रभावित होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बैंक जो कि अपने ग्राहकों को इस तरह के कार्ड देते हैं, और एक तरह से वित्त की जो व्यवस्था है वो इससे संचालित की जाती है, या फिर वित्त की उपलब्धता इससे उपलब्ध कराई जाती है। कारण ये है कि भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत जो डेटा संग्रहण करने की बात थी, उससे संबंधित जो मानक बनाए थे RBI ने, उसका इन कंपनियों ने पालन नहीं किया था। RBI ने दरअसल 2018 में एक सर्कुलेशन जारी किया था, जिसमें RBI ने इस बात को कहा था कि जो भी डेटा की उपलब्धता है ग्राहकों की, वो भारत के अंतर्गत ही बनाई जाए, और 6 महीने का समय दिया था। लेकिन इन कंपनियों ने उस दिए गए समय के अंतर्गत इसका अनुपालन नहीं किया, जिसके बाद RBI ने ऐसे प्रतिबंधों को लागू किया है। तो इस प्रकार की जो फर्म है वो भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत संचालित होती हैं, और भारत में उनका कार्ड नेटवर्क व्यवस्थित रूप से चलाया जाता है। अब इस एक्ट के अंतर्गत ही RBI के पास इन फर्मों के पर्यवेक्षण और रेगुलेशन की जिम्मेदारी है। यानी ये एक्ट RBI को पावर देता है कि इस तरह की जो भी कार्ड व्यवस्था चल रही है उसको RBI रेगुलेट भी कर सके और उसका निरीक्षण भी कर सके। इसी के अंतर्गत RBI ने 2018 में सर्कुलेशन जारी किया था, जिसका इन संस्थाओं ने पालन नहीं किया है, और इसके बाद इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक, ये इससे जुड़ी खबर की महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए अगला है एजेंसी बैंक। तो एक शब्द ये भी अक्सर आपको सुनने को मिल सकता है कहीं पर, एजेंसी बैंक या फिर एजेंट बैंक। क्या होते हैं एजेंसी बैंक या फिर एजेंट बैंक? तो RBI ने हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। और धनलक्ष्मी बैंक चूंकि एक निजी क्षेत्र का बैंक है और केरल के त्रिशूर में स्थित है, चूंकि पहली बार नहीं है कि RBI ने किसी बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में नामित किया है।
आरबीआई ने इसके पहले भी साउथ इंडिया बैंक, डीसीबी बैंक, कर्नाटक बैंक तथा इंडसइंड बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया था। तो ये चूंकि प्राइवेट क्षेत्र के भी बैंकों को सूचीबद्ध किया जा सकता है और सरकारी क्षेत्र के बैंक भी इसमें शामिल होते हैं। तो केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जो सामान्य बैंकिंग व्यवसायों से जुड़े लेन देन होते हैं, एजेंट बैंक या एजेंसी बैंक उनको करने के लिए अधिकृत होते हैं। अधिकृत कौन करता है? आरबीआई करता है। तो ऐसे बैंकों को चूंकि एजेंट बैंक भी कहते हैं, एजेंसी बैंक भी कहते हैं। एजेंट बैंक का मतलब ही हुआ कि सरकार के लिए, यानी केंद्र सरकार के लिए या राज्य सरकार के लिए जो उनकी बैंकिंग व्यवस्था है उसको संचालित करना। चूंकि आरबीआई के पास वैसे भी बहुत सारा काम होता है अपने अंतर्गत करने के लिए, तो आरबीआई ऐसे बैंकों को यहाँ पर नियुक्त कर देता है और वे इस तरह की व्यवस्थाओं को देखते रहते हैं। तो किसी अन्य बैंक या बैंकों के समूह की ओर से ये कार्य करते हैं। चूंकि आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों के सामान्य बैंकिंग कारोबार को अपने स्वयं के कार्यालयों और आपसी समझौते से नियुक्त एजेंसी बैंकों के माध्यम से चलाता है। आरबीआई के पास अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था है संचालित करने के लिए। जो भी कार्य है इनको दे दिया जाता है और इनके द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं उसके लिए इनको कमीशन भी दिया जाता है, जिसे कहते हैं एजेंट कमीशन। ठीक, अभी हम आगे देख लेंगे। इसके अलावा आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 के तहत जो आरबीआई है वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एजेंट के रूप में नियुक्त कर सकता है। यदि ऐसा कोई सवाल बना दिया जाए कि आरबीआई किसी बैंक को एजेंट बैंक के रूप में किस अधिनियम के अंतर्गत सूचीबद्ध कर सकता है, तो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 के तहत आरबीआई ऐसा कर सकता है। वर्तमान में जो सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक हैं, सभी बैंक और निजी क्षेत्र के चुने हुए बैंक जिनको आरबीआई सूचीबद्ध कर रहा है, जैसे अभी हमने पीछे धनलक्ष्मी बैंक को देखा, तो ये आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। कुछ और चीज़ें अगर इसके बारे में जाने तो एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सरकारी कारोबार के लिए आरबीआई उन्हें भुगतान करता है, वे हमने डिस्कस किया। कुछ लघु बचत योजनाएं भी जो सरकार संचालित करती है उससे संबंधित कार्य भी ये बैंक करते हैं और इसके अंतर्गत जो भुगतान है एजेंट कमीशन के तौर पर वो भारत सरकार करती है। यानी विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से जो करों का संग्रह है, चाहे वो व्यावसायिक कर हो, वैट हो या फिर राज्य का उत्पाद शुल्क हो, तो सभी व्यवस्था को भी ये बैंक देखते हैं। कौन कौन से हैं? तो प्रकार में देखें तो पहला है विदेशी एजेंट बैंक, निवेश बैंक और थर्ड पार्टी एजेंट बैंक। विदेशी एजेंट बैंक दरअसल वे बैंक हैं जो अपने मूल बैंक की ओर से किसी अन्य देश में व्यापार कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बैंक मौजूद है ब्रिटेन में, वो ब्रिटेन में भारत के किसी बैंक की तरफ से कार्य कर रहा है, तो वो विदेशी एजेंट बैंक कहलाता है। निवेश बैंक कौन है? यह बैंक संस्थागत निवेश सौदों जैसे सिंडिकेट ऋण है अगर, तो उन पर एजेंट बैंक के रूप में कार्य करते हैं। सिंडिकेट ऋण का मतलब क्या हुआ? कई सारे जो अलग अलग निवेशक हैं या फिर संस्थान हैं, वे मिल करके एक साथ किसी एक संस्था को या एक व्यक्ति को जब ऋण देते हैं तो सिंडिकेट ऋण कहलाता है। तो उसको भी, ये जो ढांचा है उसको भी यहाँ पर एक तरह से रेगुलेट करता है। इस तरह थर्ड पार्टी एजेंट बैंक कौन से हैं? किसी व्यवसाय में नई सेवाओं को शुरू करने के लिए एजेंट बैंक का समर्थन करते हैं। एक तरह से ऐसे बैंक हुए, मान लीजिए कोई संस्था है जो इस तरह की वित्तीय सेवा संचालित करना चाहती है लेकिन वो अपने आप में ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं है, तो किसी थर्ड बैंक का यहाँ पर इस्तेमाल करेगी, उसको थर्ड पार्टी एजेंट बैंक कहा जाएगा। ठीक, अब एजेंट बैंक के प्रमुख कार्यों का हालांकि हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है जैसे केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से राजस्व प्राप्तियाँ हैं या फिर भुगतान है, पेंशन का भुगतान है, या फिर आरबीआई अगर कोई भी अदर कार्य इनको देता है तो ये बैंक उस कार्य को करते हैं। ठीक, चलिए अगला है उभरते सितारे फंड। ये भी महत्वपूर्ण है, किसी भी साल इसको पूछा जा सकता है, हो सकता है इस साल ही पूछ लिया जाए। क्या है, किस क्षेत्र के लिए लाया गया है? तो सरकार ने MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए एक नया फंड जिसे कहा गया है उभरते सितारे लॉन्च किया है। तो बेसिकली यहाँ पर जो बात है वो ये है, उभरते सितारे फंड का मतलब है कि एक ऐसे फंड की व्यवस्था बनाई जाए, कुछ ऐसे उद्यम जो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं लेकिन उनके पास धन की उपलब्धता नहीं है, ऐसे में उनको सपोर्ट कैसे किया जाए। तो एक अल्टरनेटिव के रूप में उभरते सितारे फंड को लाया गया है। ये जो नाम है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए दिया गया है, यानी उभरते सितारे दरअसल कोई और नहीं, यही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को संबोधित करता है।
तो एग्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और सिडबी ने मिलकर इसे स्थापित किया है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है इस खंड की, यानी कि अगर कोई पूछ ले कि जो उभरते सितारे फंड है वो किसने यहाँ पर स्थापित किया है, तो एग्जिम बैंक और सिडबी की तरफ से। क्षमतावान भारतीय इंटरप्राइजेस की पहचान की जा सकेगी अगर लाभ की बात करें, यानी कि ऐसे इंटरप्राइजेस जिनकी कैपेसिटी है कि वो निर्यात की तरफ जा सकते हैं, वे ऐसा प्रोडक्शन इतना बेहतरीन कर सकते हैं कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें, तो इनको भी यहाँ पर मदद की जाएगी। ठीक। दूसरी बात, कंपनियों को वित्तीय और सलाहकारी सेवाएं दोनों स्तर पर सपोर्ट दिया जा सकेगा। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको फंड की आवश्यकता है, तो फंड भी उपलब्ध कराया जाएगा। कोई कंपनी है, उसको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए, कोई वित्तीय या फिर किसी तरह की नीतिगत जानकारी चाहिए, पॉलिसी से रिलेटेड चाहिए, तो उसको सलाह भी दी जा सकती है। इसके अलावा इक्विटी और इक्विटी जैसे दूसरे इंस्ट्रूमेंट के जरिए इसमें निवेश किया जा सकता है, यानी इक्विटी शेयर दिए जा सकते हैं। जो व्यक्तिगत निवेशक हैं, जो निजी निवेशक हैं, उनको यहाँ पर जोड़ना प्रमुख इसका मकसद है। ठीक। तो फंड में ऋण की मदद ली जा सकती है, और जो ऋण है ये फंडेड भी हो सकता है, नॉन फंडेड भी हो सकता है। इसके अलावा कंपनियों को एडवाइजरी सर्विसेज, ग्रांट्स और सॉफ्ट लोन्स जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। यहाँ पर मतलब किसी तरह का अनुदान मिल सकता है। सॉफ्ट लोन मतलब बहुत ही आसान किस्तों में मिलने वाले ऋण, वो मिल सकते हैं। तो एग्जिम बैंक और सिडबी ने क्या किया है कि 100 ऐसी कंपनियों की एक तरह से पाइपलाइन तैयार की है, जिसके जरिए ये पहचान की जा सके कि कौन कौन से जो कंपनियां हैं इसमें शामिल हो सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश की इसमें फार्मा, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, कृषि और सॉफ्टवेयर सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां इसमें शामिल हैं। ये एक तरह का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, जैसा हमने आगे जिक्र किया। तो अल्टरनेटिव जो फंड है उसका मतलब ये हुआ कि उसमें अलग अलग कई सारे विकल्पों का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करें, हेज फंड हो गया, कमोडिटी फंड हो गया, या फिर अन्य तरह के कई सारे फंड हो सकते हैं, भी हम आगे उनका जिक्र कर लेंगे। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशंस 2012 में परिभाषित किया गया है, और इसमें कैपिटल फंड्स, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, कमोडिटी फंड, डेट फंड्स आदि को अल्टरनेटिव के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसमें विदेशी और भारतीय दोनों ही निवेशक शामिल हो सकते हैं। ये लाइन भी महत्वपूर्ण है कि इसमें कौन कौन से निवेशक शामिल हो सकते हैं, भारतीय भी हो सकते हैं और विदेशी भी हो सकते हैं। चलिए, अगला है डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यानी कि ई रूपी। ई रूपी यानी कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जैसा कि भारत सरकार का विज़न है कि हम डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मुद्रा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग सुनिश्चित कर पाएँ। हालांकि अभी तक जो समस्या आ रही थी उसमें अक्सर यही चीज़ें देखने को मिल रही थी कि तकनीक का अभाव, तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश के अंतर्गत मौजूद ना हो पाना, सभी लोगों का इंटरनेट और ब्रॉडबैंड जैसी सुविधाओं से ना जुड़ पाना एक बड़ी चुनौती बन रहा था। सरकार ने इसी के संबंध में एक नई व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया है, ई रूपी। तो क्या है ई रूपी? भारत सरकार ने एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू करने का यहाँ पर प्रयास किया है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली, नाम रखा है ई रूपी। एक तरह से यह एक तरह का वाउचर है। वाउचर का मतलब हुआ एक तरह से आपके मोबाइल में एक मैसेज के माध्यम से एक ऐसा कोड भेज दिया जाएगा जिसे आप भुगतान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस व्यवस्था के बारे में भी थोड़ा सा और जानते हैं। तो पहले से कई सारे देश इस तरह के सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, जैसे यूएसए है, कोलंबिया, चिली, स्वीडन, हांगकांग आदि। ठीक। तो एक तरह का ये कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीका है डिजिटल पेमेंट करने का। अभी तक क्या होता था, हम कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लेकर के जाते थे, या फिर किसी ऐसे ऐप का इस्तेमाल करते थे जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, भुगतान करने के लिए। अब एक तरह की व्यवस्था ऐसी है जिसमें किसी तरह के कार्ड के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह के एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको कोड दे देना है। और जो मर्चेंट हैं जो इस तरह की व्यवस्था को एक्सेप्ट करते हैं, वे सीधे इसको उपयोग कर सकते हैं। तो एक तरह की त्वरित प्रतिक्रिया यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड या SMS के जरिए ये वाउचर उपलब्ध कराए जा सकते हैं और उपयोगकर्ताओं के मोबाइल फ़ोन पर ही भेजे जा सकते हैं। तो उपयोगकर्ता किसी व्यवसायी को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या किसी तरह की इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस की आवश्यकता के बिना ही इस वाउचर के जरिए भुगतान करने में सक्षम होंगे।
क्योंकि ये वाउचर पहले से ही पेड होंगे, यानी एक तरह की प्रीपेड व्यवस्था है, इसलिए ऐसी भी दिक्कत नहीं होगी कि जो पेमेंट है किसी तरह के गेटवे में फंस सकता है। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि अगर हमने कहीं पर पेमेंट किया, मान लीजिए फ़ोनपे जैसे किसी ऐप से पेमेंट किया, कई बार पेमेंट बैंक से ना होकर के डिक्लाइन हो जाता है, वहाँ पर चुनौती आती है। चूँकि ये पहले से एक तरीके से पेड होगा, प्रीपेड है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा आसान रहेगा। तो यह सेवा प्रायोजकों को बिना किसी भौतिक इंटरफेस के डिजिटल मोड में लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं के साथ जोड़ सकती है। इसके अलावा ये सिस्टम इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि लेन देन पूरा होने के बाद ही किसी को भुगतान किया जाए। तो प्रीपेड आधारित है, जैसा कि अब हमने जिक्र किया, तो किसी भी तरह के मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। इसको किसने एक तरह से इसको शुरुआत की है, इसकी NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI का इस्तेमाल करते हुए इसको विकसित किया है। इसके अलावा जो लाभार्थी हैं उनकी पहचान उनके मोबाइल नंबर का उपयोग करके की जाएगी। जो लाभार्थी हैं उनकी पहचान इसके अलावा भी गुप्त रखने की भी बात कही गई है कि उनकी पहचान, वित्त से संबंधित उनकी जानकारियाँ किसी और को उपलब्ध ना कराई जाएं। तो जो बैंक द्वारा वाउचर होगा केवल उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके नाम पर उसे आवंटित किया गया है। तो अगर इसके बारे में कोई और सवाल ऐसा बने, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक, अगला है क्रिप्टो ATM, इसे हम बिटकॉइन ATM के नाम से भी जानते हैं। क्या है क्रिप्टो ATM? तो पिछले साल दिसंबर 2021 के आसपास ऐसा देखा गया कि लगभग 33,000 से लेकर 35,000 क्रिप्टो ATM शुरू कर दिए गए थे। और जब उसके पहले साल की अगर हम जिक्र करें यानी दिसंबर 2020 की, तो लगभग 13,000 के आसपास इस तरह के ATM तब तक मौजूद थे। यानी कि अगले एक साल के अंतर्गत जो क्रिप्टो ATM थे उनमें बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से ये जो खबर थी ये चर्चा में थी। तो इस तरह की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 2014 में, और ये जो व्यवस्था है एक तरह से क्रिप्टो ATM की, तो ये ATM नगद धन को किसी क्रिप्टो करेंसी में बदलने का कार्य करते हैं। कैसी, मतलब आसान भाषा में अगर समझें तो आपके पास मान लीजिए कुछ रुपए मौजूद हैं और आप क्रिप्टो करेंसी लेना चाहते हैं, तो आप ऐसे ATM के पास जा करके इस तरह की व्यवस्था का उपयोग करके अपने नगद धन को या फिएट मनी को क्रिप्टो करेंसी में परिवर्तित करा सकते हैं। मान लीजिए 2,000 रुपये में एक किसी क्रिप्टो करेंसी का मूल्य है, तो 2,000 रुपये जब आप उसको नगद देंगे, पे करेंगे, तो आपका जो ई वॉलेट है या फिर क्रिप्टो से संबंधित वॉलेट है, उसमें बाकी का जो भी उसका भुगतान होगा क्रिप्टो करेंसी के रूप में आपके डिजिटल वॉलेट में कर दिया जाएगा। यही सब बातें यहाँ पर दी हुई हैं। यानी ये ATM उपयोगकर्ताओं को फिएट मनी के साथ क्रिप्टो करेंसी खरीदने और एक्सचेंज करने का विकल्प देते हैं। तो इसे बिटकॉइन ATM के रूप में भी जानते हैं। तो एक तरह से अगर कहें तो आम ATM मशीन नहीं है कि सीधे सीधे हमने जा करके आम मशीन की तरह पैसे निकाल लिए। चूँकि क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन अपने आप में ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित व्यवस्था है, ब्लॉकचेन तकनीक पर, तो उसी तरह से इसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस ATM से जो क्रिप्टो करेंसी होगी वो सीधे उपयोगकर्ता के डिजिटल वॉलेट में चली जा सकती है, जिसके बाद QR कोड जैसी व्यवस्था का उपयोग करके आप कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो अब बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो एक तरह की डिजिटल मनी है जो कि वित्तीय लेन देन का एक माध्यम है और ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। इस समय विश्व के अंतर्गत कई सारे जो देश हैं उन्होंने इसको मान्यता नहीं दी है, लेकिन अगर ऐसे देश का नाम पूछ दिया जाए जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना है, तो ऐसे इस वक्त चर्चा में देश जो है, एक का नाम है एल सल्वाडोर। ये पहला ऐसा देश है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर यानी वैधानिक मुद्रा का दर्जा दिया है, और दूसरा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इस पर हमने कुछ दिन पहले किसी दूसरे प्रोग्राम में चर्चा भी की थी। तो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित ये व्यवस्था है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसे किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा विनियमित नहीं किया जाता, बल्कि एक स्वतंत्र व्यवस्था के तहत ये विनियमित या फिर संचालित होता है। इसे हम कह सकते हैं एक तरह की विकेंद्रीकृत मुद्रा है। और बिटकॉइन विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। जैसा आप सब कई बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि इसे सातोशी नाकामोटो नामक एक ग्रुप ने या फिर किसी व्यक्ति ने विकसित किया था 2008 के आसपास।
ठीक, तो ये इसके बारे में जानकारी हो गई। चलिए भारत से इस संदर्भ को अगर जोड़कर देखें तो भारत में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर के जरिए बैन कर दिया था, लेकिन उसके बाद 2020 में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में आरबीआई का ये जो सर्कुलर था इसको खारिज कर दिया। हालांकि इसके बाद भी कई बार जब बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी को लेकर के किसी भी तरह की नियम या फिर रेगुलेशंस तक पहुंचने की बात होती है तो आरबीआई ने इसको फिर से भी सरकार को जो रिकमेंड किया है बैन करने को ही किया है, प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इसके अलावा सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक बिल लाने की योजना पर विचार कर रही है। 2008 में बेंगलुरु देश का पहला बिटकॉइन एटीएम स्थापित करने वाला शहर बना था, यानी बिटकॉइन एटीएम से अगर इस न्यूज़ को हम जोड़ करके देखते हैं तो 2018 में बेंगलुरु में ऐसा पहला एटीएम स्थापित किया गया था। और इस बार के बजट में एक और जो प्रमुख घोषणा थी वो यही थी कि अब क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाया जाएगा और टैक्स भी लगभग लाभ पर 30% तक। बिटकॉइन, चूँकि बिटकॉइन या फिर अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो भारत में इसको एक तरह की एसेट के तौर पर यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है, एसेट के रूप में अब इसकी बात की जा रही है। तो इस तरह के एसेट पर जो कर लगाया जाएगा 30% तक होगा, ऐसे एसेट के व्यापार से मिलने वाले लाभ पर। ठीक, चलिए अगला है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, क्यों चर्चा में है, इसको देखते हैं। तो भारत ने 5 चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी हाल ही में लगाई है और इसकी सूचना सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने जारी की है। इसकी सिफारिश की थी DGTR ने और इसका जो मकसद है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कि एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगाई जाती है, जब हमारे देश के अंतर्गत या किसी भी देश के अंतर्गत जो घरेलू उत्पादक हैं उनके द्वारा किए जाने वाले उत्पादन पर आयात की गई वस्तुओं का प्रभाव पड़ सकता हो। यानी कि जब किसी वस्तु का आयात इतना सस्ता हो जाता है कि उस आयातित वस्तु के द्वारा जो घरेलू उत्पादक हैं वे प्रभावित होने लगते हैं। वो वस्तु इतनी सस्ती है कि घर पर जो उत्पादन हो रहा है, घर का मतलब देश के स्तर पर जो हमारे औद्योगिक उत्पादक हैं वे कोई भी चीज़ का मान लीजिए उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई लालटेन बनाई जा रही है देश के अंतर्गत और बाहर से आने वाली जो लालटेन है वो 10 रुपये में मिल रही है और हमें उसका जो उत्पादन है 15 रुपये का पड़ रहा है। तो चूंकि उसकी बाजार की कीमत, जाहिर सी बात है कि घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित की जाने वाली जो लालटेन होगी वो आयात की गई लालटेन से महंगी होगी। ऐसे में जो घरेलू उत्पादक है उनको नुकसान होगा। तो सरकार एक ऐसी व्यवस्था का इस्तेमाल करती है जिसके जरिए स्थानीय निर्माताओं को इस तरह के जो आयात हैं उससे एक तरीके से बचाया जा सके। ठीक, इस व्यवस्था को अभी हम देखते हैं। तो अगले 5 सालों के लिए ऐसे आयात से बचाने की बात कही गई है, यानी दूसरे देशों से आने वाले सस्ते उत्पादों के चलते जो स्थानीय निर्माता हैं उनको नुकसान से बचाने के लिए इस तरह की व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है। अभी जिन 5 उत्पादों की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन से हैं, हो सकता है किसी सवाल में ऐसा पूछा जाए। तो उसमें है एल्युमिनियम के कुछ फ्लैट रोल्स प्रोडक्ट, इसके अलावा सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जो कि डाई उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन सीलेंट जिसका उपयोग सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के अंतर्गत किया जाता है, इसी तरह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का R32 कंपोनेंट, आप सभी जानते हैं इसका उपयोग AC और फ्रिज के अंतर्गत किया जाता है, रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। इसी तरह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ब्लेंड्स। तो इन 5 जो वस्तुएं हैं इन पर एक तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, एक तरह का कर है, यानी उस तरह के उत्पादों पर ज़्यादा शुल्क लिया जाना। तो किसी देश को घरेलू उद्योगों के हितों के लिए काउंटर उपाय के तौर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगाने का अधिकार दिया गया है WTO के अंतर्गत। क्योंकि चीन और भारत दोनों ही WTO के सदस्य हैं, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। एक शब्द का पीछे जिक्र किया था, यानी DGTR का, इसको भी समझ लें। तो DGTR का मतलब है द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, जिसे पहले हम जानते थे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलाइड ड्यूटीज़ के नाम से, और 2018 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसका जो काम है देश में व्यापार की सुरक्षा प्रणाली विकसित करना और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है। तो आज के इस डिस्कशन के अंतर्गत हमने कई सारे सवालों को और खबरों को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। आप इसको रिवाइज कीजिए। आज का ये हमारा पहला भाग था, एक तरह से इसका पहला सेगमेंट था।
इसके बाद हम आगे भी कुछ अन्य सेगमेंट्स के माध्यम से इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो इस सेशन का आपको अभ्यास करना है। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। तो आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।